Currently, let us start with unit number 2 of chapter 6. इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं and we'll be discussing about 3 sector model in today's class. अभी तक हम क्या चीज को डिस्कस किए थे? हम ये चीज को बोले थे कि अकॉर्डिंग टू केनीज एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन AD is equals to AS. ठीक है, अभी तक हम लोग 2 सेक्टर मॉडल के साथ डील कर रहे थे, जहां पे हम लोग के AD में क्या क्या था? C plus I, और AS में क्या क्या था? C plus S. नाउ दैट वी आर डीलिंग विथ 3 सेक्टर, तो अब हमारे लिए अग्रीगेट डिमांड में हो जाएगा हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट. 3 सेक्टर मॉडल मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग एजेंट्स हैं इकोनॉमी में. 2 सेक्टर को हम लोग एक सिंपल इकोनॉमी बोलते थे, 3 सेक्टर को हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं. 3 सेक्टर को क्लोज्ड इकोनॉमी इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉरेन सेक्टर का रोल नहीं है. यहाँ पे सिर्फ 3 ही सेक्टर एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं. वी हैव हाउसहोल्ड्स, जो कुछ भी खर्चा करते हैं उसको आप सी से डिनोट करते हो. सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वी हैव फर्म्स, जो कुछ भी ये लोग खर्चा करते हैं उसको आई से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एंड वी हैव गवर्नमेंट, जो कुछ भी खर्चा गवर्नमेंट करता है उसको हम लोग जी से डिनोट करने वाले हैं. So can we say that since AD is equals to AS and this AS is equals to Y, so can we say that for equilibrium Y has to be equals to C plus I plus G? ये चीज को बोला जा सकता है. जहां पे हम लोग वहां पे इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे यूजिंग y is equals to c plus I, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग y is equals to c plus I plus G. ठीक है, जो हम 2 सेक्टर मॉडल में पढ़े थे ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है. हम लोग एक अजम्पशन को रिलैक्स कर दे रहे हैं क्योंकि एक भी फॉरेन सेक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं वॉट एवर द जीडीपी दैट हैज टू बी द नेशनल इनकम. Turn to page number 6.55 in your study mat. जूम करने से इसका क्लैरिटी अच्छा नहीं आने वाला. दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है. बुक नहीं है तो आप लोग अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है अच्छी बात है. ठीक है, सो वी हैव 3 डिफरेंट सेक्टर्स. ये 3 सेक्टर कौन कौन है? एक है हाउसहोल्ड, एक है फर्म और एक है गवर्नमेंट. ठीक है, और ये तीनों के बीच में इंटरेक्शन समझते हैं, खाली समझना है और बहुत इजी है. डायग्राम जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, बहुत इजी है. 2 सेक्टर मॉडल में डायग्राम कैसा दिखता था? 2 सेक्टर मॉडल में यू हैड हाउसहोल्ड, यू हैड फर्म. हाउसहोल्ड फर्म को दे रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ये दे रहा है फैक्टर इनकम, ये इसको दे रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इसको दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज. इतना ही था. ये था 2 सेक्टर मॉडल. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 3 सेक्टर मॉडल में कि ये तीनों अलग अलग एजेंट्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक, टू हेल्प सिंप्लीफाई हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग मार्केट को भी शो कर रहे हैं. वी हैव अ प्रोडक्ट मार्केट, वी हैव अ फाइनेंशियल मार्केट एंड वी हैव अ फैक्टर मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है एनीवन? जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के लाइक who all are in the financial market? It is the banks, insurance companies, mutual fund companies, RBI, central bank, ये सारे लोग हैं. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है सेविंग्स को मोबिलाइज करना. सेविंग्स को मोबिलाइज करने का मतलब क्या होता है? हाउसहोल्ड्स जो भी पैसा सेव करते हैं उनको हाउसहोल्ड से लेकर फर्म तक पहुंचाना. ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट हम लोग को 2 अलग अलग टाइप का मार्केट भी दिया है. एक होता है प्रोडक्ट मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट. आपके सामने जो कंप्यूटर सिस्टम आप लोग को दिख रहा है अभी, ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम अगर आप लोग अपने घर के लिए खरीद रहे हो, यू आर गोइंग टू अ प्रोडक्ट मार्केट. अगर हम लोग अपने क्लासेस के लिए इसको खरीद के लेकर आ रहे हैं, हम लोग वी आर गोइंग टू द फैक्टर मार्केट. वो एक ही यूनिट 1 मार्केट हम लोग जाके खरीद रहे हैं, लेकिन मेरा पर्पस है ताकि मैं इसको यूज कर सकूं मेरे बिजनेस में. फॉर मी, आई एम गोइंग टू अ फैक्टर मार्केट एंड ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू अ प्रोडक्ट मार्केट. वो सेम शॉपकीपर ही है, जहां से आप खरीद रहे हो वहीं से मैं भी खरीद रहा हूँ, लेकिन on the basis of how you are using the product, you can say that you have gotten the product from the product market or a factor market. अभी क्लियर? ठीक है, ठीक है. चलिए, तो सवेरे सवेरे हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है. किसको दे रहा है? ये फैक्टर मार्केट को दे रहा है. ठीक है, फैक्टर मार्केट क्या कर रही है? फैक्टर सर्विसेज बिजनेस को दे रहा है. ठीक है, बिजनेस क्या कर रहा है उसके बदले? बिजनेस उसके बदले फैक्टर पेमेंट दे रहा है.
किसको दे रहा है? फैक्टर मार्केट को दे रहा है। फैक्टर मार्केट यही पेमेंट हाउस होल्ड्स को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल इनकम। अभी क्लियर? कुछ वैसा ही है जो अभी तक हम लोग देख रहे थे हाउस होल्ड्स फर्म के बीच में। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक मार्केट इंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। हाउस होल्ड को जो भी पैसा मिल रहा है, हाउस होल्ड कुछ पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हाउस होल्ड को गवर्नमेंट से पैसा जो मिलता है उसको ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ओडिशा में गवर्नमेंट सुभद्रा स्कीम में वुमेन्स को 50,000 रुपीज देता है ना। कितना दे रहा है? 5,000 ना 50,000? 5,000 अगले 10 सालों के लिए ना 5 सालों के लिए, ठीक है। 5,000 करके साल में 2 बार दे रहा है, 10,000 रुपीज अ ईयर, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स के लिए वो एक ट्रांसफर पेमेंट है। आर वी क्लियर? ठीक है। हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसा हाउस होल्ड सेव भी करता है। ये सेविंग्स कहाँ जा रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट से कुछ पैसा गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, कुछ पैसा फर्म ले रहा है टू इन्वेस्ट, ठीक है। हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा आया, कुछ पैसा उसने टैक्स भरा, कुछ पैसा को उसने सेव किया, बाकी का पैसा को उसने खर्च किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या और कुछ ऑल्टरनेटिव है? हाउस होल्ड के पास कुछ पैसा टैक्सेस पे करेगा, कुछ पैसा खर्च करेगा, जो भी पैसा बच गया उसको सेव कर रहा है, ठीक है। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, ये पैसा वो प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है, क्योंकि उसको जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विस चाहिए वो प्रोडक्ट मार्केट से ही खरीद सकता है। फैक्टर मार्केट में उसका जाने का कुछ काम ही नहीं है। तो वो प्रोडक्ट मार्केट उसको क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। प्रोडक्ट मार्केट वो पैसा कलेक्ट करके फर्म्स को देने वाला है कि भैया दिस इज द एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स आर डूइंग। उसके बदले बिजनेसेस क्या देगा? उनको गुड्स एंड सर्विसेज देने वाला है। इज इट ऑल क्लियर सो फार? ठीक है। गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट बिजनेसेस से टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट बिजनेसेस को सब्सिडीज देता है, ठीक है। ठीक है, सो कुछ कंक्लूजन्स लिख देते हैं। ओके, सो ये 4 चीज हम लोग को कुछ नया दिख रहा है। गवर्नमेंट जो कुछ भी खरीद रहा है, गवर्नमेंट के पास उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? हाउस होल्ड्स के ऊपर टैक्स लगा के, बिजनेस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा के। गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर पेमेंट देता है, बिजनेसेस को सब्सिडीज देता है। गवर्नमेंट को अगर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए रहता है वो बिजनेसेस से खरीद रहा है, कुछ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए रहता है वो हाउस होल्ड से खरीदता है। सो बेसिकली हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली अगर गवर्नमेंट को कुछ भी बोरो करना रहता है टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाता है। ये जो टर्म है फाइनेंस इट डेफिसिट, इसका मतलब नहीं समझ में आया तो एक बार के लिए इग्नोर करिए। चैप्टर 7-8 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर 7 में इसको डिस्कशन किया जाएगा। कमिंग बैक टू जेएम केनीज का ये जो कंक्लूजन था, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे तब होता है जब AD इज इक्वल्स टू AS। AD यहाँ पे हम लोग का होने वाला है C प्लस I प्लस G। AS के बारे में अगर हम लोग बात करें, इट शुड बी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स प्लस टैक्सेस। सो यहाँ पे अब बोला जा रहा है जो कुछ भी आपका इनकम है वो इनकम से आप कुछ टैक्स पे करोगे, बाकी का इनकम को आप या तो कंज्यूम कर सकते हो या तो सेव कर सकते हो। देयर विल बी नो फोर्थ ऑल्टरनेटिव। So the first approach is AD is equals to AS to find out equilibrium level of income and output. The second approach should be C plus I plus G is equals to C plus S plus T, जिसमें से C cancel off हो जाता है. So you can say I plus G is equals to S plus T. That is our second approach. It is assumed that the government expenditure is also constant. अच्छा, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या आप लोग उसको इक्वेशन से फिर निकालोगे? अगर मैं आप लोग को बोलूं y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे ये 5 कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन से आप ये 5 को निकालोगे क्या? नहीं, इक्वेशन से आप आइदर x निकालते हो या तो y निकालते हो। तो बोला जाता है कि ये जो कांस्टेंट है, दिस इज समथिंग दैट इज आउटसाइड द मॉडल, दिस इज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल, दिस इज एक्सोजेनियसली गिवन। तो कभी ये टर्म भी यूज कर सकता है, क्योंकि आपके बुक में मेरे को ये मेंशन्ड है, दिस इज एक्सोजीनियसली गिवन। एक्सोजीनियस मतलब आउटसाइड होता है, एक्सोजीनियस का ऑपोजिट वर्ड होता है एंडोजीनियस, जिसका मतलब इनसाइड होता है। सो दीज टू थिंग्स आर एक्सोजीनियसली गिवन। हाईली अनलाइकली ये चीज हम लोग को पूछे, लेकिन यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को बनते हुए दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा, सी, ऑप्शन बी दे देगा आई, ऑप्शन सी दे देगा जी, ऑप्शन डी दे देगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ये रहेगा कि among which among the following is not exogenously given? The correct answer will be option A.
इन अ 3 सेक्टर मॉडल इनमें से कौन सा चीज आपको एक्सोजीनियसली गिवन नहीं है? कंजम्पशन इज नॉट एक्सोजीनियसली गिवन, इट इज एंडोजीनियस, यू हैव टू लाइक फाइंड इट विद इन द मॉडल। अभी तक हम लोग का एडी कर्व इन अ 2 सेक्टर मॉडल कुछ ऐसा दिखता था, व्हिच वाज C प्लस I बार। ठीक है, क्योंकि ये 3 सेक्टर मॉडल है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दिस इज C प्लस I बार प्लस G बार। अभी तक आप लोग को इनकम का कर्व कुछ ऐसा दिखता था, और टिल नाउ इनकम वाज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, बट नाउ इट विल बी C प्लस S प्लस T। To find out equilibrium level, what we need to do, we need to make the 45-degree income curve, which is your aggregate supply curve as well, which is C plus S plus T. We have to make the AD curve, which is C plus I bar plus G bar. The point जहां पे दोनों एक दूसरे से intersect कर रहा है, इस point को हम लोग equilibrium बोलते हैं. And what will happen before equilibrium? Anyone? Before equilibrium, our aggregate demand is more than aggregate supply, जिसके वजह से जो planned inventory level है वो क्या करेगा, वो fall करने लगेगा. And to bring it back to the desired level, एक firm क्या करेगा, production बढ़ाएगा, which in turn will increase your employment and output level. तो हमने 2 sector model में भी same conclusions को draw किया था. तो अगर ये सवाल होता है कि what will happen if the aggregate demand is more than aggregate supply, तो आप लोग ये बोल सकते हो प्राइसेस के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर है, बिकॉज प्राइसेस विल गो. And conversely, what will happen when aggregate demand is less than aggregate supply, which is this area? यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, लोग उतना खरीदना नहीं चाहते, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है जो मेरा इन्वेंट्री था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सप्लाई करना चाहता हूँ, लोग इतना खरीद नहीं रहे, तो हर दिन आके जो कुछ भी मेरा अनसोल्ड गुड रह रहा है वो मैं अपने इन्वेंट्री में ऐड करते जा रहा हूँ, और मेरा इन्वेंट्री लेवल बढ़ते जा रहा है. उसको वापस से उस डिजायर्ड लेवल में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं अपना फैक्ट्री को कुछ दिन के लिए बंद कर दूंगा, जिसके वजह से देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल घट गया, जिसके वजह से देश में लोगों का इनकम घट गया, जिसके वजह से मेरा आउटपुट घट गया, जिसकी वजह से इनकम घट गया. तो जब ये सिनेरियो होता है, प्राइसेस के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर होता है कि प्राइसेस फॉल करेगा, कर करके यहाँ पे आके रुकेगा. हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट होता है जहां पे नो वन वांट्स टू चेंज, एवरीवन इज हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग. एट एनी पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लोग खुश नहीं है. इट्स ईदर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर, दोनों में से कोई ना कोई एक है जो कि खुश नहीं है. एग्जैक्टली एट इक्विलिब्रियम बोथ ऑफ देम आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. इज इट क्लियर? ठीक है, ये था सबसे पहला अप्रोच, दैट इज ADAS अप्रोच. अगर चीजों को वो दूसरे वाले अप्रोच से हम लोग देखने का कोशिश करें, ठीक, SI अप्रोच नहीं है ये वाला. ये जो आपको कर्व मिल रहा है ये I बार प्लस G बार का कर्व है. ठीक है, ये जो आपको कर्व मिल रहा है ये S प्लस T का कर्व है, और उसी ग्राफ में जब मैं S प्लस T को प्लॉट करूंगा एंड I बार प्लस G बार को प्लॉट करूंगा, I will get this point. This is my equilibrium. सेम कंक्लूजन यहां पे भी ड्रॉ किया जा सकता है. सर व्हाट इज हैपनिंग बिफोर इक्विलिब्रियम? बिफोर इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपना प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा. जब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा, आउटपुट देश में बढ़ेगा, इनकम लेवल देश में बढ़ेगा, प्राइसेस के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर रहने वाला है, प्राइसेस विल गो. एंड व्हाट विल हैपन हियर? यहां पे प्राइसेस के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर रहने वाला है. आर वी क्लियर? यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आउटपुट कमेगा, इनकम कमेगा, एम्प्लॉयमेंट कमेगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कमेगा बोलना एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बोलना एक ही बात है, सो कंफ्यूज मत होना. अगर आपको ये भी बोल दिया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यहाँ पे, क्या? यस, एम्प्लॉयमेंट कम रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. ठीक है, जब ये सिनेरियो होता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो मेरा एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ना चाहिए, ये सिनेरियो में एम्प्लॉयमेंट देश में घटना चाहिए.
आउटपुट इनकम यहाँ पे बढ़ना चाहिए, आउटपुट इनकम यहाँ पे घटना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप बोलते हो देयर इज अ अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस, यहाँ पे हम बोलते हैं देयर इज अ डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे ये चीज को भी ऐड कर सकते हो, दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में है ये, and this is on the right of equilibrium. For equilibrium, y should be equals to c plus I plus g. ये होना चाहिए. You have I bar, you have g bar. These two are constant values that is given outside of the equilibrium, outside of the equation, outside of the model. तो मेरे को ये बताओ what should be the income level, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर? C के ऊपर, करेक्ट. दिस इज अगेन अ पोटेंशियल वन मार्कर क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किसके ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है? ये कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है. सिंस आई बार since we have investment and government expenditure given outside the model, तो y जो है वो c के ऊपर डिपेंड करेगा. Is it clear? समझ में आ रहा है आप लोग को? So चलिए 4 अलग अलग सिनेरियोस की तरफ देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. आप एग्जाम में आराम से 2 से 3 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हो. कम से कम 2 से 3, ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम नहीं आएगा. आप लोगों को ये सामने दिख रहा है इक्वेशन, ठीक है. आप लोगों को ये चीज भी पता है C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई होता है, जहां पे A का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, B का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y का मतलब क्या होता है? इनकम, ठीक है. अगर मैं यही C का वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं तो आई विल बी गेटिंग Y इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई प्लस I बार प्लस G बार. मेरे को निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. तो मैं क्या करूंगा, जहां कहीं भी y के कंपोनेंट्स है उसको मैं ले जाऊंगा वहीं पर. तो ये हो गया y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बार प्लस जी बार, विच विल बी 1 माइनस बी टाइम्स y इज इक्वल्स टू a प्लस आई बार प्लस जी बार, विच इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू a प्लस आई बार प्लस जी बार अपॉन 1 माइनस b. दिस इज व्हाट वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट 4 सिनेरियोस. हमको y निकालना है. 2 सेक्टर के बारे में हम डिस्कस नहीं किए, लेकिन वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई. वहां पे भी c का मतलब होता है a प्लस बी वाई प्लस आई. तो वहां से आप लोग का ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस बी टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बार. दिस इज एक्चुअली आई बार. तो वहां से आप लोग का y कितना आता है? a प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस बी. ये चीज के बारे में हम पढ़े नहीं, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे, आप डायरेक्ट ये वैल्यू, ये फॉर्मूला को पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ये फॉर्मूला कैसे है? लेट मी शो यू एन एग्जांपल, ठीक है. लेट से आप लोग को दिया हुआ है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन फंक्शन है 50 प्लस 0.4y. उस इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 100 का. उस इकोनॉमी में हम लोग को पूछा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होना चाहिए. अभी तक हम क्या कर रहे थे? y इज इक्वल्स टू c प्लस आई करते थे, वैसे ही आप लोग सॉल्व करते थे. और एल्स यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला के हिसाब से a की जगह आप क्या लिखोगे? 50 प्लस आई बार की जगह आप क्या लिखोगे? 100 अपॉन 1 माइनस 0.4, which is 150 अपॉन 0.6, which turns out to be 250. सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो. आप कैसे अभी तक चीजों को सॉल्व कर रहे थे? सर ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई बार होता है. y को एज इट इज रखो, c के जगह आप 50 प्लस 0.4 y को लिखो, आई बार की जगह 100 लिखो. लास्ट वीडियो में हम लोग जो कुछ भी क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग चीजों को ऐसे सॉल्व कर रहे थे. यू कैन यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, एंड दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ थिंग वी विल बी डूइंग. हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव करना चाहते हैं. क्लियर है? आगे बढ़े. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट सिनेरियो. ठीक है, आगे इसको समझ लो. मैं आपको 2 मिनट लिखने का टाइम दूंगा, आगे इसको समझ लो. ठीक है, वी नो C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई डी. वाई डी का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है. अभी तक वाई लिख रहे थे, वाई लिखो, वाई डी लिखो, बात एक ही है. यहाँ पे एक लमसम टैक्सेस का सिनेरियो दिया हुआ है. लमसम टैक्सेस का मतलब क्या होता है
कि आप जो कुछ भी इनकम कमा रहे हो, इफ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है 20,000। इफ समवन एल्स इज अर्निंग 1 करोड़ रुपीज अ मंथ, वो भी पे करेगा 20,000 रुपए, एक लमसम। गवर्नमेंट यहाँ पे एक परसेंटेज मेरे इनकम का नहीं चार्ज कर रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि नो मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, आप महीने का मेरे को, साल का मेरे को 20,000 एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे को एज अ टैक्स पे करो। तो उस सिनेरियो में एक्चुअली और डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग माइनस टैक्सेस, एक फिक्स टैक्स आप पे कर रहे हो। तो यही चीज को यहाँ पे पुट करते हैं। सो माई सी विल बिकम a प्लस बी टाइम्स y माइनस टी। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी। यही c को यहाँ पे पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू c के जगह आप लिखोगे a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। क्योंकि मेरे को इनकम निकालना है, तो जहां कहीं भी इनकम के कंपोनेंट्स है वहां पे मैं चीजों को आके पुट कर दूंगा। सो y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस, दिस इज एक्चुअली आई बार एंड जी बार। ठीक है, सो 1 माइनस बी टाइम्स y इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार, एंड फाइनली y कितना हो जाएगा? y is equals to a minus bt plus I bar plus g bar upon 1 minus b। ठीक है, एक एग्जांपल भी बोल देता हूं, उसके बाद आप लोग को टाइम दिया जाएगा, आप लोग उसको आराम से लिख लेना। ठीक है, एग्जांपल कैसा हो सकता है, एक रैंडम सा एग्जांपल मैं बना रहा हूं। लेट्स से एक इकोनॉमी का कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.3y। ठीक है, उस इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंड्स 300 करोड़। उस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट विच इज ऑटोनोमस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इज गिवन टू बी 200 करोड़। ठीक है, और उस इकोनॉमी में गवर्नमेंट टेक्स अ टैक्सेस ऑफ 50 CR। क्वेश्चन ये पूछा कि इस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल कैसे होगा। तो इसको हम लोग दो अलग अलग तरीके से करने वाले हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व। पहला तरीका होगा डायरेक्टली ये फॉर्मूला को पुट करके, दूसरा वाला तरीका होगा ट्रेडिशनल वे में। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं रह रहा, आप लोग ट्रेडिशनल वे में भी इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे इसको देख लो। सो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? a का वैल्यू कितना है? a मतलब ऑटोनोमस, दैट इज 100 माइनस b का वैल्यू कितना है? 0.3। t का वैल्यू कितना है? 50 प्लस आई बार कितना है? 200 प्लस g बार कितना है? 300 अपॉन 1 माइनस बी, दैट इज 1 माइनस 0.3। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 100 माइनस दिस इज 15 प्लस 500 अपॉन 0.7। तो y का वैल्यू इज 600 585 अपॉन 0.7 विच इज हाउ मच? 400 414.3। हमको पता है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी होता है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करते जाओ। सो y c के जगह आप क्या पुट कर दोगे? इसको पुट कर दोगे 100 प्लस 0.3 टाइम्स y। i के जगह यू विल पुट 200 एंड g के जगह यू विल पुट 300। वैल्यूज को आप सॉल्व करते जाइए। y इज इक्वल्स टू दिस इज 600 प्लस 0.3 y। ठीक है, ये जो y है दिस इज एक्चुअली वाई डी, डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, आपका इनकम कितना रहेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? 835 है ये वाला। अच्छा, कितना आ रहा है? 835.71। ठीक है, ओके। ये वाई डी के जगह आप क्या लिख दोगे? वाई माइनस टैक्सेस। टैक्सेस कितना दिया हुआ है? टैक्सेस दिया हुआ है 50। तो फिर आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू 600 प्लस 0.3y माइनस 15। सो ये वाला इधर आ जाएगा, तो 0.7y इज इक्वल्स टू 585। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया? 585 divided by 0.7 which turns out to be 835.71 which is the same. Okay, we'll be doing I13. क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एंड क्वेश्चन का बी आप लोग को पूछा गया व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर।
ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। वी कैन चूज टू यूज द फॉर्मूला को यूज करते हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले एग्जांपल में हम लोग ट्रेडिशनल वे में किए और अभी तक सारे क्वेश्चंस हम लोग ट्रेडिशनल वे में ही किए थे 2 सेक्टर मॉडल में भी, तो यहाँ से थोड़ा फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, आपके बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें आई बार जी बार ऐसे करके लिखा हुआ नहीं है, इट्स एक्चुअली आई बार एंड जी बार। ठीक है, सो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ए का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज 10, माइनस बी का वैल्यू कितना है 0.75, टी का वैल्यू कितना है 20, प्लस आई बार कितना दिया हुआ है 50, प्लस जी बार कितना दिया हुआ है 20 अपॉन 1 माइनस 0.75। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग का आंसर 260 आना चाहिए। दैट वाज बिट ए। बिट बी के तरफ अगर हम लोग मूव करें, साइज ऑफ द मल्टीप्लायर, सो मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, which is 1 upon 1 minus 0.75, which is 1 upon 0.25, which is equals to 4. That is your I13. Let's move to scenario number 2, which is income determination with lump sum taxes and transfer payments. We know C is equals to A plus B times YD. ठीक है, और लमसम टैक्सेस है, ट्रांसफर पेमेंट्स है, सो वी नो YD इज इक्वल्स टू क्या हो गई Y माइनस टी। गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्सेस ले जा रहा है, एक फिक्स टैक्स ले जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर पेमेंट भी दे रहा है। समझ में? टू गिव यू कंटेक्स्ट, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अगर आपका इनकम है 10,000 रुपए का, गवर्नमेंट आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्सेस 1500 ले जा रहा है। गवर्नमेंट आपको हर महीना सुभद्रा स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए दे रहा है, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम कितना होगा, 10,000 रुपए जो आप कमाए उसमें से 1500 आप टैक्सेस के फॉर्म में दे रहे हो, 5,000 आपको गवर्नमेंट और प्रोवाइड कर रहा है, सो योर डिस्पोजेबल इनकम इज 13,500। कैसे हम लोग अजम्पशंस को रिलैक्स करते जा रहे हैं। ठीक है, वी नो दैट फॉर इक्विलिब्रियम y शुड बी इक्वल्स टू c प्लस आई बार प्लस जी बार। अब ये c के जगह इसको पुट करते हैं, सो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी प्लस आई बार प्लस जी बार। अब ये y बार के जगह इसको पुट करता है, सो y इज इक्वल्स टू y माइनस टी प्लस टीपी। किसी को कुछ बोलना, मैंने a नहीं लिखा है ना, सो इट इज एक्चुअली a प्लस b टाइम्स दिस एंटायर थिंग, हाँ, y माइनस टी प्लस टीपी प्लस आई बार प्लस जी बार। ठीक है, और मेरे को इक्विलिब्रियम इनकम मतलब जो कुछ भी y के टर्म्स हैं उसको मेरे को उस तरफ लेकर जाना है। ठीक है, सो y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू a, इट शुड बी माइनस, क्योंकि बी वाई तो उधर चला गया, माइनस बी टी प्लस बी टी पी प्लस आई बार प्लस जी बार। सो फाइनली आपका इनकम कितना आ जाएगा, सो 1 अपॉन 1 माइनस बी टाइम्स a माइनस बी टी प्लस बी टी पी प्लस आई बार प्लस जी बार। दिस इज द फॉर्मूला for income determination, equilibrium income determination, when we have been given lump sum taxes and when we have been given transfer payments. यहाँ पे मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 माइनस बी, यहाँ पे भी वो सेम ही। On the basis of this, please try I14 and question is asking you what is the equilibrium level of income. ठीक है, चलिए करते हैं इसको। डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं या ट्रेडिशनल वे में करें, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? फॉर्मूला, ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.75 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे है 100 माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे है 0.75 टाइम्स टैक्सेस विच इज 100 प्लस 0.75 टाइम्स ट्रांसफर पेमेंट विच इज 50
ट्रांसफर पेमेंट या फिर ट्रांसफर रिसीव्ड एक ही बात होता है, ठीक है। प्लस आई बार विच इज इक्वल्स टू 200 प्लस जी बार विच इज इक्वल्स टू 100. So y is equals to 1 upon this will be 4. सीधा मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. 100 minus 75 plus 37.5 plus 300 एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे फाइनली आपका आंसर 1450 आना चाहिए. So moving forward to the third scenario, that is income determination with tax as a function of income. लमसम टैक्सेस का केस खत्म. अगर टैक्सेस आपका परसेंटेज, जैसे नो मैटर आई एम अर्निंग व्हाट आई हैव टू पे दिस परसेंटेज, अभी तक फिक्स्ड परसेंट एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा था, ठीक है. सो वी नो y is equals to c plus I plus g. We know this c is equals to a plus b yd. We know this yd has to be equals to income minus taxes, and you should know this taxes is equals to t bar plus ty. Small t is marginal propensity to tax, मतलब tax percentage. If you are earning 10,000 you have to pay 10%. अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो 10% पे करना है. तो आप टैक्स कितना पे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ. अगर हम लोग को टैक्स फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, टैक्स इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.2y, एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि सर अगर मैं फ्यूचर में 50,000 रुपीज अर्न करूंगा व्हाट इज माय टैक्स लायबिलिटी. तो your tax liability should be 50 plus 0.2 times 50, which is 10,000 plus 50. So your tax liability will be 10,050. टैक्सेस एज अ, तो यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें हैं, इसका नाम थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए था, विथ लमसम टैक्सेस एंड टैक्सेस एज अ फंक्शन ऑफ इनकम. यहाँ पे दो चीजें, क्लियर. तो इक्वेशन बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को. ये टी का वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, फिर ये वाई डी का वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, फिर ये सी का वैल्यू को यहाँ पुट करने वाले हैं. ठीक है, देखिए इट्स वेरी इजी. y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी. अब ये c के जगह हम लोग पुट करेंगे a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी. दिस इज एक्चुअली बार, अगर मैं कहीं लिखना भूल भी जा रहा हूँ तो वी ऑलरेडी नो इट इज एक्सोजीनियस वेरिएबल फॉर दिस मॉडल वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी के जगह हम लोग लिखने वाले हैं y माइनस टी प्लस आई बार प्लस जी बार, एंड फाइनली ये बी वाई माइनस बी, ये t के जगह हम लोग लिखने वाले हैं t बार प्लस टी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार. अब क्या करना है, सारे y के कंपोनेंट्स को एक तरफ लेकर आ जाएंगे. सो y माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार. y को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस बी प्लस बी टी. सही कर रहा हूँ ना, चेक कर लेना प्लस माइनस अभी तक. a माइनस बी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार, एंड फाइनली मेरा y क्या बनते आ रहा है, y मेरा बन के आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस बी टाइम्स 1 माइनस टी. उसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग. या फिर आप चाहो तो 1 माइनस, चलिए वैसे ही लिख देते हैं आप, जो आप लोग के लिए कन्वीनियंट है. सो 1 माइनस बी प्लस बी टी टाइम्स a माइनस बी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार. करेक्ट. या फिर ये जो यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो. इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है
1 अपॉन 1 माइनस बी टाइम्स 1 माइनस टी। एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। चलिए, सो लेट्स डू I15 को क्वेश्चन दो चीज पूछा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पहला पार्ट, एंड सेकंड पार्ट आपको मल्टीप्लायर पूछा है। I15 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कंजम्पशन फंक्शन। क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन मिसिंग है। क्वेश्चन में अगर कुछ दिया हुआ है, हम लोग को सेविंग्स फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग्स फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो c इज इक्वल्स टू 75 प्लस 0.5 टाइम्स y माइनस टी। दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टैक्सेस दिया हुआ है, गवर्नमेंट ये दिया हुआ है। सो व्हाट शुड आई यूज? शुड आई यूज द फॉर्मूला और शुड आई यूज द ट्रेडिशनल मेथड? क्या यूज करूंगा? फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। हर कोई फॉर्मूला से ही करने का कोशिश कर रहा था, फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये रहा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हिसाब से चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। y इज इक्वल्स टू, कुछ और डार्क नहीं है क्या? y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस b का वैल्यू कितना है? 0.5 प्लस b इंटू टी, 0.5 इंटू 0.1, दिस इज योर t, स्मॉल t, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर आता है, इट इज a का वैल्यू कितना है? 75 माइनस b का वैल्यू कितना था? 0.5 टाइम्स टी बार कितना है? टी बार है 25, ठीक है। उसके बाद प्लस आई बार प्लस जी बार। आई बार कितना दिया हुआ है? 80, एंड जी बार कितना दिया हुआ है? 100। y इज इक्वल्स टू, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 0.55, 1 अपॉन 0.55, एंड विद इन ब्रैकेट ये वाला कितना हो जाएगा? 242.5, एंड फाइनली y का वैल्यू आपका आ जाएगा 440.91। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस वन। दिस विल बी 440.91। क्वेश्चन पूछा है मल्टीप्लायर भी निकालो। मल्टीप्लायर ये वाला पोर्शन होता है। सो क्वेश्चन का बिट बी मल्टीप्लायर is equals to 1 upon 0.55, which is equals to how much? Which is 1.81, 1.8. Let's move to the fourth scenario, income determination with tax as a function of income, government expenditure and transfer payments. We know y is equals to c plus I plus g. We know c is equals to a plus b yd. We know this disposable income is equals to y minus t plus tr, and we know this t is equals to t bar plus small ty. ठीक है। अब चीजों को पुट करते हैं। ये t का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, ये yd का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, ये c का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। सो y इज इक्वल्स टू c के जगह a प्लस बी वाई डी प्लस आई बार प्लस जी बार। y इज इक्वल्स टू
a प्लस बी वाई डी की जगह y माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार. y is equals to a plus b y times minus t की जगह it will be t bar plus ty plus tr plus I plus g. y minus by plus bty और कुछ है y के कंपोनेंट्स नहीं. it will be a minus bt bar बी वाई चला गया, बी टी बार हम लोग लिख दिए, ये आ गया, प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार. एंड फाइनली y equals to 1 upon 1 minus b plus bt is equal multiplied by a minus bt bar plus btr plus I bar plus g bar. This is the equilibrium level of income in an economy where taxes are a function of income, where you have been given government expenditure, where you have been given transfer payments. एंड ये जो ये मल्टीप्लायर है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, ये मल्टीप्लायर को आप ऐसे भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस बी टाइम्स 1 माइनस टी. ठीक है. लेट्स डू I16. आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आपको निकालना है मल्टीप्लायर का वैल्यू. y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 0.8 प्लस 0.8 टाइम्स t का वैल्यू कितना है 0.1 ब्रैकेट क्लोज्ड. फिर a का वैल्यू कितना है 100 माइनस b का वैल्यू कितना है 0.8 टाइम्स t बार का वैल्यू कितना है 25 प्लस b का वैल्यू कितना है 0.8 टाइम्स tr का वैल्यू कितना है 50 प्लस I बार का वैल्यू कितना है 200 प्लस g बार का वैल्यू कितना है 100. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 0.28 टाइम्स यहाँ पे कितना आ रहा है 100 प्लस दिस इज 440 माइनस दिस 420. एंड फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आना चाहिए 1500 आना चाहिए. उसको जब सॉल्व करोगे योर आंसर शुड बी 1500. दैट इज द फर्स्ट आंसर. सेकेंड पार्ट, मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 0.28 विच इज हाउ मच 3.5714 और 3.57.